हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए जीएस वर्ड के टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को टेस्ट नंबर 1 करा दिया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्या है, जियोग्राफी। देखिए क्या है, ये जो टेस्ट होते हैं ये सेक्शनल वाइज होते हैं। स्टार्टिंग के जो भी टेस्ट होते हैं ये सेक्शनल वाइज होते हैं। जैसे हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में देखा था हिस्ट्री के क्वेश्चन, और टेस्ट नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं किसके क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है। आज क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने बताया है कि जब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो आपके लिए टेस्ट सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि इससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको बिल्कुल भी फियर नहीं लगता है, ना ही कोई वहाँ पे डर लगता है, जिससे आपको आसानी होती है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलने पे, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या है, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए पहला क्या है, इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। सेकंड देखिए, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। तीसरा देखिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है। देखिए जिसमें पूछा गया है, ये किसके बारे में पूछा गया है, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। अच्छा, आप लोग बताएंगे जो सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन है ये किस ईयर आया है, ठीक है, किस ईयर इसको हम लोग माना जाता है, या कौन से दशक के मध्य में इसको माना जाता है, ठीक है, आप लोग बताइए। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या है। Consider the following statement regarding second green revolution. Select the correct answer from the quotes given below. क्या है, its goal is to increase the production of crop other than those used in the first green revolution. Second देखिए, animal husbandry, social forestry and fisheries have also been included in the second green revolution. Third देखिए, its goal is to spread seed, water, fertilizers and technology to areas that have not yet benefited from the green revolution. आइए देखते हैं इसके क्या क्या कोड हैं या कोड हैं। देखिए क्या है, ऑप्शन देखिए आप, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर दे रही हूँ। देखिए क्या है, इसका ए में क्या है 1 और 2, बी में क्या है 1 और 3, सी में क्या है 2 और 3, उपयुक्त सभी। इसी तरह इंग्लिश में है। तो बताइए इसमें हमारे कौन से आंसर सही हैं, बताइए इसमें। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, देखिए इसका क्या है, हमारा क्या है हमारा, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसका क्या है, इसका जो लक्ष्य है क्या है, प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर नहीं, इसको भी हम लोग शामिल कर देते हैं, ठीक है। जो प्रथम हरित क्रांति में था, क्या था, फसलें एवं कृषि उत्पाद में थे, उसको हम लोग इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, गलत हो जाएगा, इसमें बोला छोड़कर। देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड पे क्या है, देखिए द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। हाँ ये भी सही है, ठीक है। देखिए हरित क्रांति जो हमारा सेकंड हरित क्रांति है ये कब आया है, ये 1990 के दशक में आया है। कब आया है, 1990 के दशक में ये आया है, दशक के मध्य में ये आया है, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक होगा नहीं, ए भी एलिमिनेट करिए, ए भी एलिमिनेट करिए, ए भी एलिमिनेट करिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या लग रहा है, सी। देखिए आपको आंसर में एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, इससे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड क्या है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीजों क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है। ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, कथन है और कारण है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या है। कथन है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण देखिए, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या है, देखते हैं। असर्शन क्या दिया है, इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज मोर इन द ईस्ट कोस्ट देन इन वेस्ट कोस्ट। सेकंड देखिए रीजन क्या है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट। ये बोल रहा है क्या है, हमारा सही है। ए देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर हमारा गलत है। ए गलत है परंतु यही हमारा इंग्लिश में भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कथन एक, तो क्या है, देखिए भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। हमारे ये ऑप्शन सही है। क्या होता है, जो ईस्ट कोस्ट में होता है, जो ईस्टर्न कोस्ट में होता है, यहाँ पे हमारे क्या है, धान की खेती अधिक होती है, ठीक है, धान की खेती अधिक होती है। तो हमारा ये आंसर सही है। अब सेकंड देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में
अधिक वर्षा होती है, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ए करेक्ट है बट आर इसका रीजन जो है गलत है। ठीक है, अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंडियन हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ है? न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताइए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है ये हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के कहाँ है? ये वाराणसी में है। इंडियन हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई, कोचिन शिपयार्ड तमिलनाडु, मझगांव शिपयार्ड गोवा। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। देखिए, अगर हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड ये हमारा मुंबई में नहीं है, ये कहाँ हमारा? आंध्र प्रदेश में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मझगांव शिपयार्ड कहाँ हमारा? जो मझगांव शिपयार्ड है ये हमारा गोवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में। माँ से महाराष्ट्र ही है। मझगांव शिपयार्ड कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो है ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है? ये केरला में है। कहाँ पे है? ये केरला में है। ठीक है, तो बताइए क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड हमारा क्या मुंबई में नहीं? कहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कोचिन शिपयार्ड कहाँ है? केरला में है। मझगांव शिपयार्ड कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में है। ठीक है, गार्डन रिच शिपयार्ड हमारा कहाँ है? कोलकाता में। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही है? आंसर ए सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो आप अपने साथ एक A4 साइज का पेपर रख लीजिए या आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर उसमें लगाते जाइए। ठीक है, और फिर बाद में उसको एनालाइज करिए। ठीक है, ओके। अब बताइए क्या है? इसको क्या मिलान करना है? शागौन, ये टीक बोलते हैं, सागौन, देवदार, सुंदरी, शिंकोआ। ठीक है, क्या है? टीक, सिड्रस, देवदारा, मैंग्रोव, सिंकोना या ट्यूना। क्या है? देखिए, हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन, ये हिमालय के उच्च क्षेत्र, ये मिलान है। देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको एक या दो आते हैं तो आप सही आंसर तक आप गेस जरूर कर पाएंगे। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जो सागौन का जो हमारा वृक्ष है ये जो हमारा कहाँ पाया जाता है? ये जो सागौन का वृक्ष है हमारा पाया जाता है मध्य भारत में, यानी सेंट्रल इंडिया में। तो ए का हमारा 2। देखिए, कहा ना ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो हमारा सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से लग रहा है। अब देखिए, देवदार हमारा कहाँ पाया जाता है? देवदार हमारा कहाँ पाया जाता है? ये जो देवदार हमारा पाया जाता है ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में, ठीक है, हाई हिमालयन रेंज में पाया जाता है। आप जब हिली एरियाज में जाते होंगे तो आप देखते होंगे बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखने से वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सुंदरी तो आपको पता ही होगा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर वन में। तो सी का 3। ठीक है, शिनकोवा कहाँ है? शिनकोवा हमारा कहाँ है? हिमालय की तराई, ये तराई ऑफ हिमालय। डी का 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए गए। विच ट्री इज कॉल्ड किंग ऑफ द डेजर्ट? किंग ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? बताइए। खेजरी, अकासिया निलोटिसा, ठीक है, और क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यूकेलिप्टिस। क्या है? खेजरी, एकेसिया निलोटिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यूकेलिप्टिस। खेजरी, बबूल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, यूकेलिप्टिस। बताइए हमारा किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं? तो बताइए तुम्हारा क्या हो जाएगा? खेजरी। आपने देखा होगा खेजरी, ऑप्शन ए। खेजरी को हम लोग किसमें करते हैं? मरुस्थल का हम लोग राजा कहते हैं। ठीक है, खेजरी क्या कहते हैं? मरुस्थल का राजा कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मरुस्थल का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, ये मरुस्थल में क्यों उगते हैं? पहली बात तो ये जानिए, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता इसमें बहुत कम पड़ती है और ये भी बहुत ही चीजों के लिए ये उपयोगी भी है। ठीक है, जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है या इसको ढाक या पलाश बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंगल की आग। क्या बोलते हैं? जंगल की आग बोलते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? विच वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका? बताइए हमारा क्या है? जोग, शिवसमुद्रम, डुडुमा या गोकाक। बताइए क्या है? जोग, शिवसमुद्रम, डुडुमा या गोकाक। बताइए हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जो जोग जलप्रपात है ये कहाँ पे है? आप बता सकते हैं? जोग जलप्रपात है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जोग जलप्रपात या शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कहाँ है? तो जो जोग जलप्रपात है ये हमारा कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस नदी पे है? तो ये हमारा शरावती नदी पे है। किस पे है? शरावती नदी के
पास है, ठीक है, सरस्वती नदी पर हमारा ये है, ठीक है। शिव समुद्रम की बात करें तो भी कहाँ हमारा कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में है। ये किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पे है। जो शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पर है। वही हम बात करें डुडुमा की, डुडुमा जो है ये हमारी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। किस नदी पर, मंचकुंड, किस पर, मंचकुंड नदी पर है, मंचकुंड नदी पर है, मचकुंड नदी पर है, ठीक है। गोकाक, गोकाक जो है ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। किस पे है, घाट प्रभा पे, किस पे है, घाट प्रभा पे है, ठीक है। तो देखिए 3 इसमें हमारे कहाँ है, डोक जलप्रपात, शिव समुद्र, अब गोकाक, ये सब हमारे कितने हैं, ये हमारे कहाँ है, कर्नाटक में है। बाकी डुडुमा बचाइए हमारा उड़ीसा में है। किसने पूछा है, तो कर्नाटक में कौन नहीं अवस्थित है, तुम्हारा सी, ऑप्शन सी, डुडुमा हमारा नहीं है, ठीक है। अब आइए फिर से असर्सन वाला आ गया, असर्सन वाला देखिए क्या है। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण देखिए भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। इंग्लिश देखिए असर्शन, इंडिया इज बेसिकली अ मानसून कंट्री, ठीक है। रीजन देखिए इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड विथ रेफरेंस टू द एबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर। कोड वही दिया है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। बोथ ए आर बी करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, बोथ ए आर बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्या है, तो हमारा क्या है, देखिए जो इंडिया है, इंडिया जो है हमारा क्या है, जो हमारा बात करें हम कि भारत, इंडिया क्या है, मानसून कंट्री है, ये तो हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। बट हम बात करेंगे रीजन की बात करेंगे हम कि रीजन क्या है, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, तो ये जो हमारा है ये हमारा इसका गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि क्या है, हमने आपको बताया था कि जो हमारा उष्ण कटिबंधीय जो अक्षांश का जो हमारा है, कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है हमारा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, ठीक है, मध्य है। लेकिन इंडिया इसमें अवस्थित नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था, हमने बताया था इंडिया का जो विस्तार है, भूमि विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार हमारा कहाँ से है, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में है, ठीक है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच में, जो कि ये हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट और इज रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, ठीक है। क्या है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, नुमालीगढ़ क्या ये असम में है, बरौनी बिहार में है, नागापट्टनम तमिलनाडु में है, नुनमाटी गुजरात में है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें नुमालीगढ़ तो ये हमारे असम में पाया जाता है, ये भी सही है। बरौनी बा से बिहार, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक या ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको एग्जाम में गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो बा से बरौनी, बा से बिहार, ये भी हमारा सही है। नागापट्टिनम तमिलनाडु, ये भी हमारा सही है। नागापट्टिनम कहाँ है, नागापट्टनम कहाँ है, तमिलनाडु। नुनमाटी कहाँ हमारा, गुजरात में, नहीं गुजरात में नहीं, ये कहाँ हमारा, ए भी हमारा कहाँ है, आसाम में है, आसाम में ए भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हमारा सही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, विच ऑफ द हैवी वाटर प्लांट फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज नॉट एस्टेब्लिश। बताइए क्या है, तलचेर, ठीक है, कैगा, हजीरा, कोटा व थाल। आप बताइए परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, तो बताइए। तो हमारा कहाँ हो जाएगा, हमारा बी जो कैगा है, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ पे स्थित नहीं है, यहाँ पे कैगा हमारा है ये स्थित नहीं है, ठीक है। बट इन सब में क्या है, ये इन सब में क्या है, ये परमाणु ऊर्जा के लिए ये सब स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है, बताइए। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट लोकेटेड। बताइए कहाँ पे है, हैदराबाद, बेंगलोर, देहरादून, न्यू दिल्ली। बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ये कहाँ पे हमारा, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की जो ये स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, पर्यावरण के अवसर पर 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी, न्यू दिल्ली पे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। देखेंगे इसमें, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 22 मार्च, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। तो बताइए हमारा, देखिए जो हमारा विश्व वानिकी दिवस है हमारा, ये हमारा कहाँ है, ये जो विश्व वानिकी दिवस है ये हमारा 22 मार्च को नहीं 21 मार्च को है। कब है, 21 मार्च को है। बाकी सब इसके आंसर सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? देखिए अजैविक घटक नहीं है। इन्वायरमेंट मीन्स ईवीएस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये सब जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ये ईवीएस के हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट? लाइट, सॉइल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोड्यूसर? अब बताइए, प्रकाश, मृदा, कार्बोहाइड्रेट, उत्पादक, इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? आप बताइए। तो जो इसमें अजैविक घटक नहीं है वो क्या नहीं है? प्रोड्यूसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रोड्यूसर नहीं है। देखिए अजैविक घटक में क्या क्या शामिल है? वायु, ठीक है, वायु दाब, ठीक है, वायु है और क्या है? वायु दाब भी है, ठीक है, वायु है और वायु दाब है, तापमान है, ठीक है, तापमान है और क्या है? मीन्स टेम्परेचर, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे अजैविक घटक में शामिल है, ठीक है। लेकिन जो जैविक घटक में क्या क्या शामिल होते हैं? उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है, ये सब किसमें शामिल है? जैविक घटक में, यानी कि बायोटिक में ये सब शामिल हैं, ठीक है। अब आइए मिलान करने वाला, देखिए क्या है? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रारंभ का तिथि और इसका हमारा क्या है? परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको जरूर माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्या देखिए, हाथी परियोजना कब है? लाल पांडा परियोजना, बाघ परियोजना, हंगुल परियोजना, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट। अब बताइए क्या है? जो हाथी परियोजना है कब है? 1992 में। कब है हाथी परियोजना? 1992। एकथरी कहाँ है? देखिए अगर आपको आ रहा है तो कभी कभी एक बार में ही ये आंसर क्लिक हो जाता है, ठीक है। तो एकथरी, लेकिन देख लेते हैं लाल पांडा परियोजना हमारा क्या है? 1996। बाघ परियोजना 1973। हंगुल परियोजना 1970। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, ठीक है, समझ में आया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? बताइए। घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मेथिन, घुली हुई कैल्शियम। अब बताइए what is counted to know the health of an aquatic organism? बताइए what is the counted to know the health of an aquatic organism? डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व फ्लोरीन, डिजॉल्व मेथिन या डिजॉल्व कैल्शियम। तुम्हारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। घुली हुई ऑक्सीजन से हम जान सकते हैं कि इसमें हमारा इनकी जलीय जीव की कितनी सेहत है या इनकी सेहत कैसी है, ठीक है। और इसके द्वारा हम क्या करते थे? जल के प्रदूषण, ये जल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको और क्या बोलते हैं? घुली हुई ऑक्सीजन को डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बीओडी के नाम से ना होगा, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आइए नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है। देखिए क्या है, आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो समान ताप पर जल के 1 लीटर, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो समान ताप के जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में, जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपचयी क्रिया के लिए आवश्यक है, उसको क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। समझ में आया आपको? क्या है बीओडी? कि 1 लीटर भाग में 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के लिए उपचयी क्रिया के लिए जो भी आवश्यक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं या बीओडी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? तो हम लोग कैसे जानते हैं इनकी सेहत का राज? डिजॉल्व ऑक्सीजन में, उसमें हम लोग पता लगा लेते हैं कि उसमें कितना प्रदूषण है या कितना हमारा जल पॉल्यूशन है, क्योंकि उसी के कारण से हमें पता लगता है कि उसमें कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें कितनी घुली ऑक्सीजन है। अगर ये घुली ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमारा कम हो जाएगा तो जलीय जीवों की जो अस्तित्व होगा वो खतरे में पड़ जाएगा, वो डेंजर जोन में चला जाएगा, ठीक है। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जितने भी जलीय जीव का जो अस्तित्व है वो डेंजर जोन में चली जाएगी, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए देखिए क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ह्रास का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 100% नियम। इंग्लिश में देखते हैं क्या है? द लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। क्या है पूछ रहा है हमारा? क्या है जो हम देखते हैं पोषण स्तर, विभिन्न पोषण स्तर में जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो कौन सा नियम कहलाता है, ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को आप एक बार में समझ में ना आया तो 2 से 3 बार आप जरूर पढ़ लिया करिए, तब आप अपने आंसर पे जाया करिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी लॉस, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, 100% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये 10% का इसको हम लोग नियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, ठीक है। तो ये किस पे आता है? ये 10% होता है, ठीक है। फिर नीचे अगले फिर बढ़ता जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं? लिंडमैन के नियम। कई बार पूछा गया, क्या बोलते हैं इसको? लिंडमैन का नियम, लिंडमैन का 10% नियम बोलते हैं, लिंडमैन का 10% नियम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में मॉन्ट्रियल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब आया? डेट याद करिएगा। 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, ठीक है। विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे।
विकसित देश वर्ष 2010 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। सी देखिए, विकासशील देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। विच मेजर डिसीजन वाज टेकन इन द मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1987 में। डेवलप्ड कंट्रीज विल कंप्लीटेड बैन सीएफसी प्रोडक्शंस बाय द ईयर 2000। डेवलप्ड कंट्रीज विल कंप्लीटेड बैन सीएफसी प्रोडक्शन बाय द ईयर ऑफ 2010। ठीक है, 2010 है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज विल कंप्लीटेड बैन सीएफसी प्रोडक्शन बाय द ईयर 2000। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज विल कंप्लीटेड बैन सीएफसी प्रोडक्शन बाय 2020। बताइए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या लिया गया था, तो हमारा उसमें क्या लिया गया था, तो जो विकसित देश है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये 2000 तक क्या कर लेंगे, ये अपना पूरी तरफ से सीएफसी पर बैन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है। व्हाट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, फंड है लायन, व्हाइट पांडा, हॉर्नबिल या व्हाइट बियर। बताइए हमारा क्या है, तो हमारा जो सृष्टि क्या है, इसका हमारा सफ़ेद पांडा ऑप्शन है। देखिए, WWF का हमारा जो मुख्यालय है, हमारा यह हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, स्विट्जरलैंड में। देखिए, जो मुख्यालय से जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं क्या है, नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, गो पशु मालिकों द्वारा रूढ़ पशुओं का उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी आई, उनमें व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग हुआ। ठीक है, ये वल्चर के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या इंग्लिश में क्या है। Until a few years ago, vultures were commonly seen in the Indian countryside, but nowadays they are rarely seen responsible for this situation. क्या है पहला देखिए, destruction of their nesting sites by newly introduced species. B देखिए, are drug used by cattle owners for the treatment of sick animals. C देखिए, there was a decrease in the food they received. D, they had widespread long lasting and fatal disease. तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, जो वल्चर होते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं वल्चर को, नेचुरल स्कैवेंजर, मतलब प्राकृतिक सफाई कर्मी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होते थे, जो मृत पशु हो जाते हैं, उनका ये मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं। तो क्या होता है, जब पशु बीमार हो जाते हैं, तो जो उनके रोग को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स या जो दवा दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, ये वल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जिनकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये कम होते चले जा रहे हैं। वो कौन सा ड्रग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो जो ड्रग्स का नेम क्या है, डिक्लोफिनेक। क्या है, डाइक्लोफेनाक क्या है, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी की वजह से गिद्धों में की संख्या में कमी आती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है। देखिए, प्राथमिक पॉल्यूशन के बारे में पूछता है। ठीक है, क्या है, द करेक्ट चॉइस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एमंग द फॉलोइंग इज प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया DDT, डी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट अमोनिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है प्राथमिक पॉल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक का, बताइए क्या हमारा। तो जो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए, जो प्राथमिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो प्राकृतिक, जो नेचुरल या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे निकलते हैं। जैसे क्या हो गए हैं, देखिए याद रख लीजिए, इससे जरूर एक क्वेश्चन बनेगा पॉल्यूटेंट के बारे में, प्राथमिक पॉल्यूटेंट या द्वितीयक पॉल्यूटेंट के बारे में जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो आप याद रखिए, जो प्राथमिक पॉल्यूटेंट है उसमें क्या क्या आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक आते हैं, DDT आते हैं, ठीक है, आदि ये सब किसमें आते हैं, प्राथमिक पॉल्यूटेंट में आते हैं या प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो देखिए आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसमें क्या है हमारा, देखिए क्या इसमें आ जाते हैं हमारे, अमोनिया। क्या आ जाते हैं, अमोनिया आ जाते हैं, ओजोन आ जाते हैं, स्मोग आ जाते हैं, ठीक है, स्मोग आ जाते हैं। ये सब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन, तो हमारा जो क्या नहीं है, क्या सही है पूछा है, जो ओजोन है, अमोनिया है, पेरऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ये जो हमारा क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। लेकिन प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड ये है जो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा है, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, उपयुक्त सभी कौन से हैं, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा है हमारा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है ये हमारा हमेशा सीधा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो एनर्जी का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट, देखिए पिरामिड से जरूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, पिरामिड से जरूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए जो बायोमास का जो होता है, जो बायोमास का जो पिरामिड होता है, ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। आप याद रखिएगा, जो बायोमास का होता है ये सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। लेकिन जो संख्या का भी होता है ये भी क्या होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। लेकिन जो केवल ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होगा, वो हमेशा सीधा होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए नेक्स्ट पे क्या है क्वेश्चन 72। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, या इनको बोलते हैं नीरी। कई बार ऐसे पूछ लिया गया है, नीरी, नीरी कहाँ है, आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। नीरी कहाँ है हमारा, नीरी हमारा कहाँ है, नागपुर, नागपुर कहाँ हमारा, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ है हमारा, बताइए, नागपुर में। कहाँ पे है ये, नागपुर में। आपको ये रटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध है, क्या है, बताइए, रॉटरडम अभी समय से, या स्टॉकहोम अभी समय से, ये जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन से, ये Rio+20 सम्मेलन से। द मैनिफेस्टो रिलीज टाइटल द फ्यूचर वी वांट टू रिलीज टू, क्या है ये, बताइए हमारा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 73 का। तो जो 73 का जो ऑप्शन है, द फ्यूचर वी वांट नामक जो हमारा थीम है या टाइटल है, ये किसमें है, Rio+20 कॉन्फ्रेंस से ये रिलेटेड है, ठीक है, Rio+20 सम्मेलन में ये बुलाया, ठीक है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, क्या हो जाएगा, A B C D। आप इसको सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। देखिए 74 का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, ये सब आपको सॉल्व करना है, इतना तो आपको पता ही होगा कि 41 से 3 करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 61 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सब डिवाइड करके देख लीजिएगा, जिसमें जो बड़ा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 74 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए क्या दिया है, ये देखिए, ये ऐसे हमारे पैटर्न दिया, पूछ रहा है इसके इक्वल क्या है। देखिए जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए इन सबको अलग कर लीजिए। किसको अलग करेंगे, जैसे ये क्या 1 है, 11 है, ठीक है, और क्या है 1 1 1 है, ठीक है, फिर ये 4 1 है। तो आप क्या करिए, पहले ऐसे ऐसे सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 1 लिख लीजिए प्लस 1 1 लिख लीजिए, फिर 1 1, फिर कितने हैं 1 1 1, ठीक है, 4 1 है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप करिए इनको सॉल्व, तो इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये जो हमारे ये हैं, ये हमारा कितना आया 1 2 3 4, लेकिन अभी हमारा क्या बचा हुआ है 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए तो ये क्या है, 1 से आधा है, ठीक है, ये भी क्या है 1 से आधा है। तो ये आप सोचिए, ये क्या कर सकते हैं हम, इनको दोनों को ऐड करेंगे। जब आधा आधा ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, आधा आधा ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए, तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो बताइए कितना हो गया, तो 2 और हम हो जाएंगे, तो इससे हमारा कितना हो गया 2 मिला। पहले हमारा कितना था, बताइए, पहले हमारा कितना था, पहले हमारा इतना था 1 2 3 4, इनको जोड़ने पे या इनको ऐड करने पे आया। अब 2 और हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 75 का 1 हो जाएगा, 1 2 3 6। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जब कभी ऐसे दिया है मिक्स फॉर्म में तो आप देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, इसमें 1 अलग कर सकते हैं, 11 अलग कर सकते हैं, ठीक है, 111 अलग कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं 1 4, इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4। अब क्या बच रहा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आधा है, इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इनको ऐड करेंगे 1 आएगा, तो 1 1 2 हो गया। अब इसी में इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 6, ठीक है, बहुत ही ईजी था, ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है 76, देखिए क्या है x1, देखिए क्या है, इसमें कह रहा है x1 x2 तथा x3 का औसत कितना है 14 है, x1 और x2 के योग का दुगना 30 है, x3 का हमें मान बताना है। इंग्लिश देखते क्या है, द एवरेज ऑफ x1 x2 एंड x3 इज 14, ट्वाइस द सम ऑफ x1 एंड x2 इज 30, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x3 की क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछा है। देखिए आपको इसमें कुछ, देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है आप वैसे ही आप क्वेश्चन बनाते चलिए। देखिए क्या कह रहा है कि ये तीनों का एवरेज है, एवरेज कितना है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, कितना हमारा 14। जब कभी एवरेज निकालते हैं जितने होते हैं उतना ही हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14 3 42, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है,
अब ये क्या बोल रहा है, x और x1 और x2 के योग का, अब ये जैसा बोलता जाए वैसे करते जाइए। कितना है, x1 प्लस x2 के योग का क्या है, दुगुना है। योग का है, योग का क्या कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। योग का क्या करेंगे, 2 गुना। कितना है ये, 30 है, 30 है। तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा हमारा। देखिए ये जब हमारा ये है, जब कभी मल्टीप्लाई में होता है नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर दे रही हूँ। देखिए मैंने क्या बताया आपको, कितना हमारा क्या बना था, x1 प्लस x2 इंटू 2 इक्वल टू 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकंड से कुछ आपको लग रहा है बताइए। देखिए इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट क्या था, इक्वेशन नंबर हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था हमारा, एक मिनट जगह कम पड़ रही है, रुकिए। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था वो था हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 42, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है, 15। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप दिख रहा होगा कि अगर हम इनका मान रख दें, इसका मान कितना है 15, तो ये वैल्यू निकल आएगी। देखते हैं हम जो इसका मान है, इसका वैल्यू हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, x1 x2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 15 प्लस x3 हमारा वही रहेगा क्योंकि x3 की वैल्यू पूछा 42। अब कितना ईजी हो गया सॉल्व कर लेने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा x3 बराबर 42। जब कभी प्लस में रहता है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बताइए इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए कितना आ जाएगा, x3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू कितना आई, 27। देखिए बहुत ही इजी था, आपने जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए आप वैसे वैसे क्या करिए, इक्वेशन को बनाते चलिए। ठीक है, जहां तक हो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर आप कुछ देखिए कि उनमें से क्या लग रहा है। तो आपने देखा कि अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हमारी x3 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कितना आया, x3 बराबर 27। देखिए इसमें कितना दिया हुआ हमारा 27, तो 76 का कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन आंसर नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, रुपए 425 को, आपके पास 425 रुपए हैं, 4 पुरुषों 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में क्रमशः 9, 8, 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो एक पुरुष का हिस्सा रुपए में कितना होगा बताइए। इफ रेट कितना है, 425 इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women and 6 children in the ratio of 9:8:4, then the share of 1 man will be। पूछ रहा है कि एक मैन के एक पुरुष के में हिस्सा कितना जाएगा। ठीक है, या शेयर कितना जाएगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो दिया है, देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं हो तो एक अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ठीक है क्या करेंगे हम लोग, देखिए 4 पुरुष हैं, ठीक है, 5 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसके अनुपात में है, 9, 9, 8, 4 में, तो हमारा 9 × 4, ठीक है, प्लस 5 × 8 प्लस 4 × 6, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा हमारा 36 प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस ये, तो हमारा कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि संपूर्ण धनराशि में कितना है पुरुष का हिस्सा, एक पुरुष का पूछा है। ठीक है, एक पुरुष का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आप बस क्या करिए, ठीक है 100 है, ठीक है, संपूर्ण धनराशि कितना हमारा 425 है। ठीक है, 425 है, पुरुष एक पुरुष कितने हैं 9 दिया जाता है। ठीक है, कितने में दिया जाता है 100 में, कितने दिया जाता है 100 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना करिए सॉल्व करिए बताइए, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 38.25 रुपए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, समझ में आया आपको 38.25 रुपए। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं, पहले आपको पूरा सारा निकाल लेना, फिर जितने में है कितना पूछ रहा है मेन पूछ रहा है 1, तो 1 का हमारा कितना है हमारा 9। ठीक है, अगर 4 का पूछता तो हम 4 से 9 में मल्टीप्लाई कर देते, तब चारों को आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 38.25, तो क्या जाएगा आंसर बी। ठीक है, आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, एक रेलवे स्टेशन, देखिए एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रति 3 मिनट पर गुजरती है, 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी। देखिए बहुत ही ईजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं आप सिर्फ वैसे वैसे आप करते रहिए। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्या है। देखिए इंग्लिश में देखिए, आ डाउन ट्रेन पासेस एवरी 2 minutes एंड अप ट्रेन पासेस एवरी 3 minutes एट आ रेलवे स्टेशन, हाउ मेनी ट्रेन्स विल पास इन 30 मिनट में। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऐसे बोल रहा है वैसे करते हैं। आइए करते हैं हम लोग। देखिए एक जो डाउन ट्रेन होती है, जो एक हमारी डाउन ट्रेन होती है वो 2 मिनट में निकलती है। ठीक है, 2 मिनट में निकलती है। ठीक है, और 2 मिनट में निकलती है कितना, और क्या हुआ, और जो हमारे अप ट्रेन है, ठीक है, अप ट्रेन है, ये है 3 मिनट में निकलती है, 3 मिनट में निकलती है। पूछ रही है कि 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी। ठीक है, तो जो डाउन ट्रेन है ये 2 मिनट में एक बार निकलती है, 2 मिनट में निकलती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 30 मिनट में कितना करेंगे हम लोग, 30 मिनट में कितना निकलेगी 3 × 2 कितना हो जाएगा 15।
वही हम डाउन ट्रेन की अप ट्रेन की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, अप ट्रेन की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, अप ट्रेन की बात करें कितना हो जाएगा, अप ट्रेन 30 मिनट में कितनी देर निकलती है, 1 मिनट में 3 मिनट में एक बार निकलती है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 कहाँ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या कर लेना, पूछ रहा है कि कितनी ट्रेनें गुजरेंगी दोनों मिलाकर। देखिए 10 ये हो गई हैं, 15 ये हो गई, कितना हो गया 25, कितने हो गए टोटल 25 ट्रेनें हमारी गुजरेंगी। 15 अगर एक पूछ लिया होता तो आप क्या करेंगे 15 डाउन लगा देंगे। ठीक है, और अगर आप पूछा होता तो 10 आप लगा देते, कोई एक भी निकाल सकते हैं तो दोनों भी निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं करना था, एक बार और आप लोगों को बता दे रही हूँ क्या करना है। प्रति 2 मिनट पर एक ट्रेन गुजरती है डाउन, 2 मिनट पर गुजरती है। ठीक है, वही हम 2 मिनट में गुजरती है, वही जो हमारा अप ट्रेन है वो निकलती है 3 मिनट में। ठीक है, पूछ रहा है आधे घंटे में, तो आधे घंटे में कितना डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसमें जो हमारा है ये भी आधे मिनट में कितने बार निकलती है, 3 मिनट में एक बार, तो 10 बार ये 15 ये, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये टोटल भी पूछ रहा है, हाउ मेनी पूछ रहा है तो टोटल हो गया, तो टोटल ऐड करके बता देंगे। अगर कोई एक पूछता तो हम भी अलग अलग निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण 1560 नहीं, इसको क्या है, ये डिग्री है। ठीक है, क्या है ये डिग्री 156 डिग्री, ऐसे उसमें मिसप्रिंट दिया। ठीक है, का हो तो उसमें भुजाएं होंगी। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं क्या, इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच एंगल ऑफ विच इज कितना है, इसमें भी क्या है 160 नहीं है 156 डिग्री है। तो क्या पूछा है, साइड हमारा पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोगों को पता है, जो फार्मूला होता है समबाहुभुज का क्या है, देखिए क्या होता है फार्मूला। एक तो हमारा होता है n-2 अपान n इक्वल टू 156 डिग्री। ठीक है, हमने क्या माना भुजाएं n है, माना भुजाएं क्या है n है। ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला होता है। एक तो ये होता है, एक हमारा क्या होता है, ये अंतःकोण जो भी बताया वो अंतःकोण का फार्मूला था, लेकिन हम क्या करें प्रश्न से। ठीक है, समबाहुभुज क्या है, देखिए क्या है इसका फार्मूला, 2n-4 अपान n इंटू 90, या तो इसको लगा लीजिए या तो वो फार्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू कितना है 156 डिग्री। अब इनको सॉल्व करिए, इनको 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 है, कितना हो जाएगा 92 जा 180, कितना हो जाएगा 180 n माइनस इसको करिए कितना हो जाएगा 36 इक्वल इधर ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 156 n। ठीक है, अब इसको एक तरफ ले आइए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 180 n माइनस 156 n इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 24n इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। देखिए मैं बता रही हूँ। ठीक, कितना आया था हमारा, ठीक है देखिए मैंने कितना आया था, तो आप देख रहे हैं तो जो कितना आया था हमारा 24n इक्वल टू 360। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करिए ये 24 से, तो इसको करिए कितना आ जाएगा 15। तो हमारी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएंगी 15, आंसर नंबर डी। ठीक है, आंसर नंबर डी सही है। समझ में आया। देखिए मैंने बोला है या तो आप वो वाला लगाइए फार्मूला, या तो ये लगाइए 2n-4 इंटू 90 अपान n, क्योंकि माना है आपने भुजाओं की संख्या कितनी है n, आप मान लीजिए इक्वल टू 156 डिग्री। अब इनको क्या करिए आप सॉल्व करिए, या तो ये फार्मूला लगाइए या तो आप लगाइए सिंपल सा फार्मूला n-2 अपान n, इसके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 180। ठीक है, ये अंतःकोण का है। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगाइए तो ये लगाइए, ये लगा के बस सॉल्व कर लेना है, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यदि परफेक्ट कोट ये है हो तो इसी कोड में ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा। इफ परफेक्ट इज कोडेड एज ये, द हाउ विल बी ब्राउन विल रिटन इन दैट कोड। अब बताइए इसका। देखिए ऐसे मैंने बताया था, ऐसे भी क्वेश्चन आए, या तो आपको सारे प्लेस वैल्यू याद हो, या तो फिर आप क्या करिए, रफ कॉपी तो मिलता ही है, तो आप 1 से Z तक आप नंबरिंग लिख लीजिए, जैसे A B C D E F ऐसे लिख लीजिए, और उनकी प्लेस वैल्यू ये किस पे आते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो आप ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, आपको जो भी सही लगे, मन हो तो आपको याद कर लीजिए प्लेस वैल्यू, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा, क्योंकि जीएस का पेपर है, थोड़ा सा इसमें टाइम रहता है। ठीक है, तो आप चाहे वैसे कर लीजिए, चाहे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, मुझे लेकिन याद है प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या है परफेक्ट, देखिए क्या है परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट क्या लिखा जाता है, क्या RGTHGEV। क्या पूछा है, ब्राउन को पूछा है, ब्राउन को BROW। ठीक है, N, एक सेकेंड देखिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, देखिए अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को लग रहा हो कि आवाज़ या स्पीड क्या है धीमे है, तो आप इसको तेज भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में सब दिया रहता है, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है परफेक्ट, क्या दिया है देखिए PE परफेक्ट को क्या लिखेंगे हम लोग RGTHGEV
EV। क्या पूछा है? ब्राउन को। ठीक है, क्या पूछा है? ब्राउन को पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ बन रहा है, BROWN, ब्राउन के बारे में पूछा है। देखिए क्या है, देखिए P से हमारा R हुआ, P से R क्या, देखिए PQR, तो इसमें कितना बढ़ रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है ये? +2 हो रहा है। E से G हो रहा है, EFG, इसमें भी कितना बढ़ रहा है? इसमें भी +2 बढ़ रहा है। R, ठीक है, RST, इसमें भी +2। तो आपको समझ में आया, जो पैटर्न है ये सिर्फ 2 प्लस कर दे रहा है, वही बन जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम B में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस अगर करेंगे तो D आ जाएगा, +2 करेंगे D आ जाएगा, R में +2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, T आ जाएगा। ठीक है, और O में +2 करेंगे कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। क्या है? DTQ, देखिए आपको ऑप्शन मिल गया, DTQ। ठीक है, W को अगर हम क्या करेंगे? +2 करेंगे तो Y आ जाएगा। ठीक है, Y आ जाएगा। N को अगर हम +2 करेंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी था आपको पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप करिए। आप ऐसे देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, कभी ये डिक्रीज नंबर होंगे, कभी ये इंक्रीज हो सकता है, कभी इसमें +2 प्लस ही किया गया है, कभी +2 माइनस कर दिया जाएगा, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? T हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन 10 प्लस आते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए। ठीक है, क्या है देखिए इसमें क्या पूछा? एक्स का मान, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एबव बॉक्सेज। ठीक है, वैल्यू इन द एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन द एबव बॉक्स। आइए हम लोग देखते हैं, जब भी कैसे ऐसे पैटर्न आए तो आप 1 से 2 बार सोचिए क्या हो सकता है, या 12 कैसे आ सकता है, या तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें। ठीक है, अगर हम इनको सॉल्व करें तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? बी की हमारी क्या है? 2 है। ठीक है, एल की कितनी है? एल की 12 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14, जो कि ये नहीं है। अगर हम इसमें कुछ आपको लग रहा है, अगर हम इसमें 2 माइनस करें कितना आ जाएगा हमारा? 12। देखिए ये हो गया, ये आ गया। अब इसी तरह देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किसको? जी को। डी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है। जी की कितनी है? 7 है। कितना हो जाएगा बताइए? 4 और 7 कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 11। तो इसमें हम कितना माइनस करेंगे? 2, कितना आ जाएगा? 9। देखिए ये पैटर्न लग रहा है हमारा बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं क्यू और एस को सॉल्व करें। क्यू की हमारी कितना है? क्यू और एस को सॉल्व करेंगे तो क्यू कितनी हमारी है? क्यू की 17, एस की हमारी कितनी है? 19। 17 और 19 कितना हमें माइनस करना है हमारा? माइनस कितना करना है हमारा? 17 19 पर सॉल्व करिए, फिर 2 माइनस कर देना है। ठीक है, 17 और 19 अब सॉल्व करिए, फिर कितना आ गया? 36। कितना माइनस करना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 34। 34 आंसर है? हाँ है। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हो गया बी। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी था। ठीक है, आपको पैटर्न बस पता चल जाए, आप वैसे ही लगा लीजिए। देखिए कभी 2 का आप मल्टीप्लाई भी आएगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी आप उसमें प्लस भी कर सकते हैं। तो जैसे जो पैटर्न आपको बने उसी में नेक्स्ट आप अप्लाई करते जाइएगा, फिर आपको आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है? Pointing to Gita, Ramesh said, I am the only son of his mother's son. How is Gita related to Ramesh? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बोलता जाए थोड़ा सा आप वैसे करते रहिए। ठीक है, आप वैसे बनाते रहिए। क्या बोल रहा है इसमें? गीता की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर इंगित कर रहा है? मान लो ये गीता की ओर क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। ऐसे करिए, कौन कह रहा है? रमेश। कौन कर रहा है? रमेश। देखिए गीता की ओर इंगित करते हुए कौन? रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ का, किनकी माँ का? मैं उनकी माँ के पुत्र का मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। किनकी माँ? गीता। तो गीता की माँ, मैं उनकी माँ के, माँ ऐसे लिख दूँ। ठीक है, माँ के क्या है? माँ के पुत्र का इकलौता क्या हूँ? पुत्र हूँ। क्या है? सन। ठीक है, आप ऐसे करिए, सन। क्या पूछ रहा है? मैं उनकी माँ के पुत्र, माँ के पुत्र कौन हुआ? माँ के पुत्र। ठीक है, मैं उनकी माँ के पुत्र के इकलौता हमारा क्या हो जाएगा? पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गीता रमेश से क्या है ये? आइए देखते हैं क्या है। देखिए गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। देखिए आप बनाइए, देखिए क्या होता है ऐसे, ये आप देखेंगे, ये जब सिंबल हो जाता है तो कोई शादी करता है। ठीक है, तो क्या है? माँ, गीता की माँ है और ये पिता है। गीता के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है कौन? रमेश। तो आप ऐसे करिए, फिर हमारा क्या है? ये गीता हो गई। ठीक है, इसका भाई कौन सा हो गया? इसकी माँ का पुत्र कौन हुआ? गीता का ही भाई हुआ। गीता का मान लो ये भाई हुआ। ठीक है, भाई के क्या है? पुत्र के इकलौता पुत्र है। अब इसके कौन होंगे? बेटा होगा। इसका जो हमारा बेटा होगा क्या होगा? रमेश होगा। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गीता का रमेश से क्या संबंध? गीता का रमेश से क्या संबंध है? तो गीता इसकी क्या हुई? बुआ हुई। ठीक है, क्या हुई? गीता इसकी बुआ हो। समझ में आया आप लोगों को? देखिए कभी भी ऐसे आए तो आप तो या तो थोड़ा कम रहे तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग सोच लीजिए, नहीं तो आप ऐसे डायग्राम के थ्रू आप पता कर लीजिए। ठीक है, देखिए गीता की माँ कौन हुई? ये हुई। पूछ रहा है उसकी माँ के पुत्र का, गीता के माँ का पुत्र कौन हुआ? गीता का भाई हुआ। हाँ ठीक है, अब उसके भाई का हमारा पुत्र कौन हो गया? ये रमेश है। तो पूछ रहा है गीता का रमेश से क्या संबंध है? गीता रमेश की बहन हुई। गीता क्या हुई? रमेश की बहन, बुआ हुई। कौन हुई? बुआ हुई। ठीक है, बुआ हुई, पेरेंटल आंटी। क्या हुआ? पेरेंटल आंटी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 82 का आंसर सी। ठीक है, समझ में आया?
अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग चार्ट। क्या है देखिए 2 3 5, ठीक है, या तो देखिए कुछ बन रहा है, इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 5 और क्या है 17 नहीं है, ऐसा नहीं, इनको जोड़कर हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं क्या है और क्या हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या लगा सकते हैं, अगर हम बात करें तो क्या देखिए, अगर हम बात करें 2 में कितना जोड़ें, 1 जोड़ें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 में 1 जोड़ें 3 आ जाएगा। अब 3 में कितना जोड़ें, 3 में हम 2 जोड़ें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या ये पैटर्न बन रहा है, आइए देखते हैं। 17 में, ठीक है, देखो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 15 नहीं 5, ठीक है 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो 17 में हम कितना जोड़े, 1 जोड़े तो 18 आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। कुछ और देखते पैटर्न क्या लगाते हैं, देखो पैटर्न हम क्या लगाते हैं, देखो क्या लगाते हैं, देखो कुछ और बन रहा है हमारा। देखो एक और, एक ऐसे हो सकता है 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो 3 हो गया, ठीक है, हम ऐसे चलें ऐसे, ठीक है। देखो 2 में 1 जोड़े 3 हो गया। अब 3 में 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 में 3 जोड़ें, अगर हम 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कुछ बन रहा है 8। अगर हम फिर 8 में कितना जोड़ें 3 जोड़ें, 8 में देखो 1 2 3 1 2 3 का कुछ पैटर्न बन रहा है, 1 2 3, फिर आगे नेक्स्ट 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, देखिए मिल गया। अब हम 12 में कितना जोड़े 5, 12 में अगर हम 5 जोड़ते कितना आ जाएगा 17, हाँ ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। अब हम 17 में कितना जोड़ें, 17 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23, ठीक है, ऐसे गए फिर ऐसे गए, फिर 23 में कितना आएगा 7, 6 के बाद क्या आएगा 7, 23 में कितना जोड़े हम 7, तो अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, ठीक है, यही हमारा पूछा है। अब देखिए आगे भी देख लेते हैं, 30 में अगर हम ये 7 था तो 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 38। देखिए थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, ठीक है, कि कैसे बनेगा पैटर्न। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे पैटर्न मिल गया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 30, ठीक है, बहुत ही ईजी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए कभी कभी रिलीज किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, वो पूछ लिया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो हमारा कितना है, हमारा भारत का स्थान, देखिए जब भी कभी आप ऐसे पढ़ा करें तो आप इंडिया का स्थान याद करिए, ठीक है, और हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, आपको ये सब आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, इंडिया का 43 है, 43 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी कर दी है। इंग्लिश में देखते हैं, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंट्री फर्स्ट, जब कभी कुछ फर्स्ट आता है, ठीक है, लाल बड़ा आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा आंसर ए, दिल्ली। क्या हो जाएगा हमारा, दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली कैबिनेट है ई कचरे को निपटान करने के लिए पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। जो ई कचरे का है ये हमारा पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही लाभदायक हो जाएगा दिल्ली। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के संबंध में। देखिए मनरेगा इंपॉर्टेंट है, मनरेगा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या है मनरेगा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप ओम बुड्स पर्सन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। दूसरा क्या है, यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीकों से अपने कर्तव्य का पालन करने में मदद करेगा। With reference to Manrega, consider the following statement. Amit Shah has launched Lokpal app, Om Person app for Manrega. This app is to step towards e-governance, which will help Lokpal to perform his duties in a transparent and accountable manner. पूछ रहा है which of the above statement are correct. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप क्या है, जो मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप है, वो लोकपाल ऐप है वो अमित शाह ने लॉन्च नहीं किया है। किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, केंद्रीय एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज, कौन है, गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा अमित शाह ने। तो हमारा ए आंसर गलत हो जाएगा, तो ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो देखिए ऐसे लग गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ये किसके लिए हमारा एक अच्छा कदम है, ये लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करने में इसको मदद मिलेगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 कैंपेन। गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और अमित शाह। बताइए किसने किया है हमारा, तो किसने किया है, रामनाथ कोविंद। किसने किया है, रामनाथ कोविंद ने किया है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। जब भी बोला ना पहली जो महिला होती है, पहला पुरुष होता है, तो वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बताइए विच
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, क्या है? माधवीपुरी बुच, इंदिरा नूई, लीना नायर, दिव्या सूर्यदेव राव। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? कौन है? माधवीपुरी बुच। किसने किया? माधवीपुरी बुच ने। ठीक है, देखिए जो सेबी है इसका मुख्यालय कहाँ पूछ लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। कब हुई है इसकी स्थापना? स्थापना से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1992 में भी इसकी स्थापना हुई है सेबी की। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? बताइए कौन सी, बताइए। कोर्बेवैक्स एटीएम, कोवी स्पेसी, कोवीसेम, कोवीफिंच। बताइए हमारा कौन सा हमारा ऑप्शन? जो हमारा 89 का जो भी हमारा ऑप्शन है क्या है हमारा? कोवीफिंच। क्या है? कोवीफिंच है। ठीक है, कोवीफिंच। देखिए कनाडा किसके द्वारा हुआ है? कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाया। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोवीफिंच है। ठीक है, कोवीफिंच है कनाडा। अब आइए, किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता? हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन द मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट? कौन कौन सा है? स्टेफानेस सितसिपास। कौन है? स्टेफानेस सितसिपास, टी साइलेंट है। ठीक है, स्टेफानेस सितसिपास। क्या है? राफेल नडाल, कैमरून नूरी, फेलिसियानो लोपेज। क्या है? फेलिसियानो लोपेज। ठीक है, ये हमारे हिंदी में भी दिए हुए हैं। बताइए किसने किया है? देखिए स्पोर्ट्स से जरूर एक क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राफेल नडाल, ऑप्शन बी, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? बताइए विश्व बैंक ने किस प्रमुख के वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? हो सकता है आपको ठीक से दिख ना रहा हो लेकिन मैं आपको पढ़ दे रही हूँ तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, विच हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ अ प्रीमियर एजेंसी ऑफ द ग्लोबल क्या है? ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या बताइए? गीता गोपीनाथ, जुनैद कमाल अहमद, रघुराम राजन, डेविड मालपास। तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? जुनैद कमाल अहमद। ठीक है, देखिए थोड़ा करंट की क्वेश्चन से हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ के साथ क्या है? डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार, याद करिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? विच इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक फॉर द फर्स्ट इन इंडिया? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर। तो क्या हो जाएगा हमारा? आईआईटी दिल्ली है। क्या है? डीआरडीओ के साथ मिलकर पहली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, जो कि सफल रहा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के। विज्ञान सर्वत्र पूछते कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूछते कार्यक्रम शुरू किया गया था। सी देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या है। With reference to the program विज्ञान सर्वत्र पूछते, consider the following statement. This program has inaugurated by नरेंद्र मोदी. The program विज्ञान, ठीक है, the program विज्ञान सर्वत्र पूछते was started with the objective attracting the student towards scientific knowledge of item of damage use. ठीक है, अब देखिए द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोपोगेट साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कौन सा हमारा क्या है, कौन सा ये हमारा करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं क्या है। देखिए क्या है इसका, हम लोग देखिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन गलत है। किसके द्वारा किया गया था? फरवरी 2022 को किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? रामनाथ कोविंद द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, देखिए इतनी वो पुरानी न्यूज़ नहीं आती। ठीक है, लेकिन आप एक बार तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा कौन सा है? देखिए ए होगा नहीं, एक होगा, ये भी गलत। ठीक है, तो अब हमारा क्या देखिए, छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूछते कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, भी सही है। तो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? बताइए विच इज द थीम स्टेट या यूटी ऑफ द 35 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2022 कहाँ पे है? बताइए। तो हमारा जो बताइए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो ये कहाँ हुआ था हमारा? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में इसमें यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है,
जम्मू और कश्मीर में, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? What is the rank of India is the Center for Environment Report 2022 released by the Center for Science and Environment। बताइए कितना रहा हमारा। तो देखिए थोड़ा सी फाइट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए इतनी बताया ना, इतनी पुरानी रिपोर्ट्स नहीं आएगी, बट मैं आपको बता रही हूँ, तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 96 का, हमारा कितना आ जाएगा सी 120वां, ठीक है 120वां। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल? क्या है? राजीव आहूजा, अतुल गोयल, सुनील अरोरा, भूषण पटवर्धन। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन है? भूषण पटवर्धन। कौन है? भूषण पटवर्धन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? Where is the वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च द क्या किया था? क्या किया इसने? क्या लॉन्च किया है? लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विथ क्या है? NIMHANS। क्या है बताइए? क्या है? निमहांस। क्या है? निमहांस, ठीक है। अब क्या है? जयपुर, बेंगलोर, कोची या पणजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ये आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बेंगलुरु, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? वेयर विल बी द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन सेट अप आ रीजनल ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ एशिया? न्यू दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू या इस्लामाबाद? तो बताइए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा न्यू दिल्ली। हर चीज़ कहाँ स्टार्ट होता है? मोस्टली न्यू दिल्ली में होता है। जब कभी आपको कन्फ्यूजन हो, तो अगर उसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप गेस कर लीजिएगा न्यू दिल्ली या बेंगलुरु, कुछ ऐसे ही यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन या कुछ भी रिलेटेड यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में। देखिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, तो आप परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक क्वेश्चन से आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। कहने को है ये 140 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको 300 क्वेश्चन एवं करा दे रही हूँ, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभो और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? 2 स्पेशल इनिशिएटिव संभो एंड स्वावलंबन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? MSME मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा किसके द्वारा हुआ था? ये जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। पहली बात तो हाँ, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो जो इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा ही की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की? कौन से मंत्री थे? भानु प्रताप। कौन से थे? भानु प्रताप, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा डेट में, बट पूछ लेगा मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत पूछा वो किया गया है, ठीक है। अब देखिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? द 9th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स हैज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताइए इंडिया और विच कंट्री, किस कंट्री के बीच में हुआ था? जो स्लाइनेक्स है ये हमारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो क्या हमारा किसके बीच है? भारत एवं क्या है? इंडिया एवं श्रीलंका। स्लाइनेक्स आप कुछ थोड़ा से ट्रिक से आप याद करेंगे ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्लाइनेक्स आप करिए, स्लाइनेक्स में तो कुछ आ रहा है ना, श्रीलंका, तो आप ऐसे याद करें श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोहनी और बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया था, ठीक है। क्या कथन हमारा सही है? ये हमारा पूछ रहा है। इंग्लिश में देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू स्टडी इन इंडिया मीट 2022 consider the following statement. It will be organized in Colombo, Sri Lanka. The event organized by the Indian Higher Commission has been inaugurated by Dr. Deepu Moni, Education Minister हमारे कौन थे? बांग्लादेश एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स बांग्लादेश एंड विक्रम दोराईस्वामी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। बताइए कौन सा हमारा सही है, ठीक है। स्टडी इन इंडिया मीट तो हमारा कौन सा सही है? हमारा स्टडी इन इंडिया मीट हमारा क्या है? बी। क्या है? ये हमारा सही है। जिसका आयोजन है कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा, ये हमारा गलत है, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका में नहीं किया जाएगा। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में देखते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट स्लीपिंग पोस्चर
स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया विच विल बी इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2023? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या बोध गया? तो हमारा 103 का हमारा क्या हो जाएगा? बोध गया में। बोध गया में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, बोध गया में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, देखिए, इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस टू गिव रिजर्वेशन टू वुमेन इन 33% गवर्नमेंट जॉब में? त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब या बिहार में? तो हमारा कहाँ किया गया? हमारा ये हमारा कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में यहाँ पे किया गया कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, नैरोबी, कन्या, पेरिस, फ्रांस, दुबई, यूएई। ठीक है, बताइए इंग्लिश में क्या है? वेयर इज द 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन? बताइए, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, नैरोबी, कन्या, पेरिस, फ्रांस, दुबई, यूएई। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नैरोबी, कन्या में। कहाँ है? नैरोबी, कन्या में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इंग्लिश में देखते हैं क्या है? विच ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज फ्रॉम नेपाल हैज बीन हॉनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड? भूमिका श्रेष्ठ, कोमल त्यागी, श्रेया अग्रवाल, अनमोल सचदेवा। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए। किसको? भूमिका श्रेष्ठ को क्या किया गया? अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट में, कौन सा राज्य मिशन इन धनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में ऊपर है? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। विच स्टेट टॉप द लिस्ट विथ 95.5% कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष? उड़ीसा, गोवा, सिक्किम, असम। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया है। अब आई नेक्स्ट, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नन ऑफ दीज। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए, जो भाषा है तो भाषा कौन सा कर सकता है? एजुकेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आएगा। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो 109 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, ग्रामीण है ना, तो किसके द्वारा होगा? रूरल द्वारा। थोड़ा सा आप लिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा? अभी तो आपको याद, एग्जाम में आपसे गलती होने के चांसेस 100% है, भूल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जो रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो वो हमेशा आपको याद रखेगा। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, सार्क या एशियन? ठीक है, देखिए क्या है। Which organized had decided to impose the world first carbon dioxide emission duty on the import of pollution goods? यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, सार्क और एशियन। तो हमारा क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। जब भी कुछ चीज़ पहल करने की देश आए, पहल करने की बात आए, तो हमारा आप याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन द्वारा ही मोस्टली किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? फ्रॉम विच डिकेड डज इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज ए कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ट्रेंड? कब हमारे कंटिन्यूअस जनता घटने की प्रवृत्ति दिखाई गई है? तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या है? सी। 1971 में, 1971 में इसमें दिखाई गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, सेंसस से जनगणना से जरूर क्वेश्चन आते हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है ए सेक्स रेशियो लेस देन ए नेशनल सेक्स रेशियो? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका लिंगानुपात कितना है? 9:7:2। उत्तराखंड में कितना है? 9:6:3। मणिपुर का कितना है? 9:9:2। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 9:3:8। ठीक है, पूछ रहा है कि देश का देखिए देश का लिंगानुपात कितना है? बताइए, देश का लिंगानुपात कितना है हमारा? तो जो देश का लिंगानुपात है 9:4:3, 943 है। ठीक है, अब तो पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा है हमारा, कौन सा हमारा ज़्यादा है? तो हमारा क्या है? हमारा क्या है? ज़्यादा पूछ रहा है, कम पूछ रहा है? कम है, कम है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप में एक दो बार जरूर पढ़ा करिए। कम है तो बताइए, तो सबसे कम कौन सा हमारा? 938। किसका हुआ? अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सबसे ज्यादा किसका लिंगानुपात? केरल में।
आप याद रखिएगा। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 इन द स्टेट यूटी शेड्यूल कास्ट फाउंड। बताइए मिजोरम क्या है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या लक्षद्वीप? तो हमारा क्या हो जाएगा 113 का हमारा आंसर। तो हमारा हो जाएगा क्या है? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में हमारा क्या है? अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति है। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77 की वृद्धि हुई। थर्ड देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। डी देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य क्या है? नागालैंड। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो जो हमारा क्या है, देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग गलत। कितना दिव्यांग? 2.1% दिव्यांग है। ठीक है, ये देखिए 2001 की तुलना में 2011 में जनघनत्व कितना है हमारा? कितनी वृद्धि हुई है? 77 की नहीं 57 की वृद्धि हुई है। सी देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। ये हमारा सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? 67.7%, जबकि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है 67%। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। देखिए डी क्यों गलत है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा है? दादरा और नगर हवेली की, नागालैंड की नहीं है। ठीक है, नागालैंड क्या है? न्यूनतम 10 की वृद्धि है। नागालैंड क्या है? न्यूनतम। कई बार पूछा गया है सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? नागालैंड। आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। Which of the following statement is correct? According to the 2000 census, 4.1% of the total population of the Indian are persons with disabilities. B देखिए, population density increased by 77 in 2011 as compared to 2001 क्या है? 2011 एज कम्पेयर टू 2001 कितना हुआ? 57। अभी हमने बताया कितना हमारा दिव्यांग परसेंट 2.1 है। ठीक है, द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हायर देन दैट ऑफ आंध्र प्रदेश एज पर द 2011 सेंसस रिपोर्ट। सही है। नागालैंड इज द स्टेट विच इज द हायर पॉपुलेशन, नहीं मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, इन द 2011 सेंसस रिपोर्ट। हायर किसका है? दादरा एवं नगर हवेली का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का शी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? उड़ीसा, असम, केरल और झारखंड। तो किसकी हमारी जनसंख्या अधिक है? उड़ीसा की। क्या है? इंग्लिश में लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर पॉपुलेशन देन द अदर 3। ठीक है, क्या है? उड़ीसा, असम, केरला हुआ झारखंड। तो हमारा 15 क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए कितना है? उड़ीसा में है 4.19 करोड़। ठीक है, असम में कितना है हमारा? असम में है 3.12 करोड़। ठीक है, केरला में कितना है हमारा? 3.34। झारखंड में कितना है? 3.29। तो आप इतना नहीं याद करना, आप बस इतना याद करिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है इन लोगों से? उड़ीसा में है। ठीक है, और देखिए 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 24.3 है। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? आइए इंग्लिश में देखते हैं क्या है। Which of the following statement is not correct? क्या है? प्रयागराज इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। भी देखिए, द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश इज कितना है हमारा? कितना है हमारा? 918 द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्रीज्ड बाई 14 ड्यूरिंग 2001 से 2011। द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज कितना है हमारा? 24.3। तो हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो हमारा जनसंख्या प्रतिशत है हमारा कितना है हमारा? मतलब कितना है हमारा? कितना बता रहा है इसमें? 24.3% है, जो कि ये गलत है। ठीक है, जो क्या सही नहीं है? क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? देखिए आइए हम लोग एक एक चीज देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला क्या है? प्रयागराज। ये भी सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है। ये भी सही है। कितना है? नहीं है पूछा है तो भी ये गलत हो जाता है। नहीं है, कितना हो गया? 912 है। ठीक है, क्या है? कितने की लिंगानुपात की वृद्धि हुई है? कितने की? 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 14 की। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक, अब क्या है? उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है हमारे? 24.3 नहीं। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी हमारा है? कितनी है? कितनी जनसंख्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% है।
ठीक है, कितना प्रतिशत है? 22.3% है, जो कि ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं एक क्वेश्चन से कम आपको 4-5 क्वेश्चन बता दे रही हूँ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है कौन सा है? बताइए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, कई बार मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक पूछे किसकी है? सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। न्यूनतम किसकी है? श्रावस्ती। न्यूनतम किसकी है? श्रावस्ती की। तो ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंग्लिश में क्या है? देखिए क्या है इंग्लिश में? द डिस्ट्रिक्ट, देखिए क्या है इंग्लिश में? द डिस्ट्रिक्ट्स विथ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी ऑफ उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती। ये आपको रटा होना चाहिए। हाईएस्ट कितना है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम कहाँ पे है? श्रावस्ती में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे। क्या है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक? डार्विन, माल्थस, एडविन केनन और एडम स्मिथ। तो कौन है हमारे? बताइए। द ओरिजिनेटर ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी वाज डार्विन, माल्थस, एडविन कैनन, एडम स्मिथ। तो हमारा 118 का क्या हो जाएगा? एडविन कैनन। क्या हो जाएगा? एडविन कैनन हो जाएगा। एडविन कैनन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या का जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या हमारी कहाँ है? केरल में। ठीक है, याद रखिए केरल वैसे भी साक्षरता दर में भी ज़्यादा आगे है, तो वहाँ पे नगर में भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे आप टिक करके करेंगे तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इट्स पॉपुलेशन? तो क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। क्या है? न्यूनतम पूछा है। अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द स्टेट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन इज क्या है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव एंड नागर हवेली। बताइए। 120 का हमारा क्या है? लक्षद्वीप। न्यूनतम नगरी कहाँ है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, जो कि सर्वाधिक कहाँ है? दिल्ली में। सर्वाधिक अगर पूछे तो हमारा कहाँ है? सर्वाधिक या हाईएस्ट पूछे तो कहाँ हमारा? दिल्ली में है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला देखिए, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। बाराबंकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेंथा ऑयल इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड इन बाराबंकी, बदायूं, रामपुर डिस्ट्रिक्ट। फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन बाराबंकी टू चेक द प्योरिटी ऑफ मेंथा ऑयल। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है, ये कथन हमारा सही है। देखिए बाराबंकी नहीं, बाराबंकी में नहीं होगा। ये जो है मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु ये कहाँ पे है? कन्नौज में। कहाँ है हमारा? कन्नौज में स्थापित है। कहाँ पे की गई है? कन्नौज में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है? अब बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास इज पर्टिकुलरली नोन फॉर द प्लेइंग सितार? तो कौन सा बताइए? शाहजहांपुर घराना, अजराड़ा घराना, इटावा घराना, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा क्या आ जाएगा? कौन सा सितार? कौन सा है? प्लेइंग सितार। तो कहाँ पे है? कौन सा हो जाएगा? इटावा घराना। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इटावा घराना में किसके लिए प्रसिद्ध है? सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोजा ताप विद्युत परियोजना स्थापना कहाँ की गई है? वेयर इज रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड? बरेली, शाहजहांपुर, पौड़ी गढ़वाल में, ललितपुर में। बताइए रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित की गई है? तो रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ की गई है? शाहजहांपुर में। कहाँ की गई है? शाहजहांपुर में की गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, रोजा ताप विद्युत परियोजना। अब आइए नेक्स्ट में। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? किसान कल्याण मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो हमारा क्या है? किसान कल्याण मिशन किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया जाएगा? किसानों की जो इनकम होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? डबल करेंगे। क्या किया जाएगा? डबल करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, किसान कल्याण मिशन योजना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर बॉर्डर्ड बाय उत्तर प्रदेश? पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन बॉर्डर बनाए हुए हैं? बताइए क्या है? पंजाब है, राजस्थान है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है? अब बताइए क्या है? पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से कितने स्टेट और कितने यूटी बॉर्डर बनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें कितने हमारे टोटल 9 है। 9 में हमारे कितने हैं? 8 हमारे स्टेट हैं, 1 हमारे क्या है? यूटी है। क्या है? 1 हमारे यूटी है। 1 में यूटी में कौन सा हमारा? न्यू दिल्ली में। यूटी में क्या है हमारा? न्यू दिल्ली है। ठीक है, 8 स्टेट है हमारा। ठीक है, देखिए 8 स्टेट हमारे कौन कौन से हैं आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया, आप यहीं पे इसको याद कर लीजिएगा। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताया ना, 8 स्टेट और प्लस एक यूटी, तो हमारा क्या नहीं हो जाएगा बताइए। तो हमारा क्या, देखो क्या क्या हो जाएगा, देखिए क्या पंजाब करता है, पंजाब नहीं बनाता है, तो हमारा जहाँ जहाँ बी होगा वो, जहाँ जहाँ ए होगा वो नहीं होगा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, देखिए ऑप्शन आपको यहीं से पता चलेगा बी होगा, ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ये क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर, मतलब पुत्र जब जन्म होता है उस पर किया जाता है, मौनिया नृत्य, देवी नृत्य, ख्याल नृत्य या राई नृत्य, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टू बुंदेलखंड इज परफॉर्म ऑन द बॉर्न एनिवर्सरी ऑफ अ सन, क्या है बताइए हमारा। तो जो हमारा 126 का हो जाएगा ख्याल नृत्य, क्या है, ख्याल नृत्य, क्या है हमारा, ख्याल नृत्य, ऑप्शन सी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उत्तर प्रदेश, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। सेकंड देखो, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में या 1989 में महिला एवं विकास विभाग की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा पहला, डायरेक्टोरेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड न्यूट्रिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988 as an administrative machinery for women welfare and child development in उत्तर प्रदेश। सेकंड देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1989 इन उत्तर प्रदेश। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इज सही है, करेक्ट है। तो हमारे क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है, तो हमारा बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ है, आगरा, कानपुर, नोएडा, बरेली। तो हमारा 128 क्या हो जाएगा, नोएडा, कौन सा हो जाएगा, नोएडा, नोएडा में राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किया गया है, क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किया गया है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सैफाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग places veterinary polyclinic has been established, ठीक है, in which the following places veterinary polyclinic has been established, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर नगर, वाराणसी और सैफाई। तो हमारा कौन सा आंसर पूछ रहा है, सही है, क्या है, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे गोरखपुर में भी किया गया, वाराणसी में, सैफाई में और मुजफ्फरपुर नगर में उपयुक्त सभी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश इज क्लासिफाइड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेट जोन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन उत्तर प्रदेश कितना है, 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 9 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है, सही है। तो बताइए हमारा क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश को कुल 20 नहीं ये कितने 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको कितने बांटा गया है, देखिए उल्टा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी कितनी है, 20 है, कितने हैं, 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसका क्या है, नंबर अलग दे दिया गया है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश इज क्लासिफाइड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उत्तर टोटल नंबर जो टोटल कितने हमारे 20 है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, क्या है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत ₹7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमारी कवर किया गया है। क्या पूछा गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आइए इंग्लिश में देखते हैं क्या है, With reference to the effective health service in Uttar Pradesh, consider the given statement। पहला क्या है, अंडर मिशन इंद्रधनुष our target was set to vaccinate 3 लाख children which was to be completed by 2020। भी देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस कवर ऑफ रेट 7 लाख पर ईयर इज प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू, ओनली 1, ओनली 2, बोथ ए एंड 2, नाइदर 1 आर नॉर बी नॉट 2। तो बताइए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर जो हमारा 131 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना तो 1 ना तो 2। क्यों हो जाएगा, जो हमारा आयुष्मान योजना, हमारा क्या है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख नहीं 5 लाख, कितना है, 5 लाख प्रति वर्ष बीमा कवर दिया जाएगा, चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, मिशन जो हमारे इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने 3 लाख, कितना है 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, कितना 3 लाख में रखा गया था, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है,
32 क्या है? 2011 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है? बताइए। विच प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1911 हैज बीन कॉल्ड द सन ऑफ द कॉलेज? ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन देखिए क्या है? नेथुलियन हर्ड को, क्या है? नेथुलियन हर्ड को, असित कुमार हलदार को, सुधीर रंजन खस्तगीर को, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जो हमारे 132 का हमारा आंसर होगा सी, सुधीर रंजन खस्तकार को। देखिए ये सब थोड़ा फैक्ट वाली क्वेश्चन है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मैं इसमें आपको कुछ समझा नहीं सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए वंदे मातरम योजना का संबंध है किससे? बताइए। योजना से कई बार क्वेश्चन कई एक या दो से तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप योजना, आपके लिए योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है? देखिए, विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा से, दूसरा गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, तीसरा गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराने से, डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसमें। वंदे मातरम स्कीम इज रिलेटेड टू नेशनलिज्म एजुकेशन इन स्कूल, फ्री ट्रीटमेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रोवाइडिंग पक्का हाउस टू द पुअर। बताइए वंदे मातरम का हमारा संबंध किससे है? हमारा गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से। किससे है? गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कब से प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ 2004 से की गई है। ठीक है, वंदे मातरम योजना। अब देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए कब हुआ? इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी एस्टेब्लिश? बताइए कि कब हुई एस्टेब्लिश? बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जवान पर रटा होना चाहिए। तो हमारा कब हुआ है? 1972 में। कब हुआ है? 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई है। कहाँ पे स्थापना की गई है? ये भी पूछा गया, कहाँ पे स्थापना की गई है? लखनऊ में। लखनऊ में भी स्थापना की गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये मिलान वाले क्वेश्चन, कई बार ऐसे मिलान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी, निराला आर्ट गैलरी, नेशनल, राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद, या नेशनल काउंसिल ऑफ फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया, कारपेट इको लैब। बताइए हमारा कहाँ पे कौन सा अवस्थित है? क्या पूछा है? सूची 1 को फिर से सुमेल करिए। बताइए हमारा क्या हो जाएगा? 135 के हमारे क्वेश्चन। देखिए क्या है? देखिए जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है ये हमारा कहाँ है? प्रयागराज में नहीं। कई बार पूछा गया, ये वाली चीज आपको पूरी याद होना चाहिए। जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है ये प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में है। कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, यानी एक हमारा क्या हो गया? 2। फिर निराला आर्ट गैलरी, याद करिए प्रयागराज में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ? हमारा प्रयागराज में है। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है? ये वाराणसी में है। सीका 3। कारपेट इको लैब कहाँ है? भदोही। तुम्हारा क्या ऑप्शन बन रहा है? हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है? 1 का 2। तुम्हारा कौन सा है? बी। ठीक है, हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला क्या है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओपियम इन उत्तर प्रदेश? गाजीपुर, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहांपुर। बताइए हमारा क्या हो जाएगा? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओपियम इन उत्तर प्रदेश? क्या है हमारा? बताइए। बाराबंकी। क्या है? बाराबंकी, याद रखिएगा बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी में है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? बताइए। When was the Indian Sugarcane Research Institute established? कब हुई थी established? बताइए। ये जो हमारा हुई थी कब हुई थी? 1952 में। 1952 में हुई थी। कहाँ की गई थी? याद रखिए, ये भी पूछ सकता है। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में की गई थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? नवीनतम पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएटेड इन उत्तर प्रदेश? कितना? 16, 17, 18 या 19? तो हमारा कितना है? हमारा 18। कई बार पूछा गया कितने मंडल है? 18 मंडल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश NRI अप्रवासी भारतीय विभाग के गठन कब किया गया है? अब देखिए ऑप्शन क्या है? व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश NRI रेसिडेंट इंडियन, NRI किसको बोलते हैं? जो इंडियन जहां विदेशों में रहने लगते हैं तो उनको NRI बोलते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर्म कब हुआ? हमारा डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ है। तो बताइए हमारा कब हुआ है? तो जो इसका बना है हमारा कब हुआ है? जुलाई 2014 में हुआ है। कब हुआ है? जुलाई 2014 में। जुलाई 2014 में गठन किया गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में क्या है? बटेश्वर नामक स्थान में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म स्थान है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? आइए इंग्लिश में देखते हैं क्या है? विथ रेफरेंस टू द प्लेस नेम्ड बटेश्वर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बटेश्वर इज द temple town situated on the bank of Yamuna. Bateshwar is famous for its animal cattle fair. Bateshwar is the birthplace of Nemichand, the 22 जैन तीर्थंकर। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, अब बताइए। तो इसमें जितने हमारे सारे सही हैं। बटेश्वर कहाँ है? यमुना तट पर स्थित है, अपने पशु मेले के लिए फेमस है, और जो 22वें जैन तीर्थंकर है नेमीचंद का यहाँ पे जन्म स्थान है, तो हमारा डी है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपको ये मेरा कैसा लगा लेक्चर? अब जो फीडबैक आप बताइएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके आप शेयर करिएगा। और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।